नरेशन, तुम्हारे दिल में जैसे एक आग सुलग उठी है, एकदम गरम सी। ताकतवर बनना होगा, हर हाल में ताकतवर बनना होगा। इतना ताकतवर कि कोई तुम्हें दोबारा परेशान करने की हिम्मत न कर सके। ली चंगन, प्रिंसिपल जू, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूं। नरेशन, ली चंगन ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और कमजोरी का नाटक करते हुए वहां से खिसकने की कोशिश की। प्रिंसिपल जू, रुको, मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। नरेशन, ऐसा कहकर वो बिना पीछे देखे खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नरेशन, कॉरिडोर में हलचल सुनकर कई सारे स्टूडेंट्स तमाशा देखने के लिए बाहर झांक रहे थे। प्रिंसिपल जू, क्या देख रहे हो? सब के सब अंदर जाओ। नरेशन, प्रिंसिपल जू ने गुस्से में त्योरियां चाहते हुए गरजती हुई आवाज में कहा। प्रिंसिपल जू, आज की बात कोई भी बाहर नहीं बताएगा। जो भी नियमों को तोड़ेगा उसे स्कूल के कायदों के मुताबिक सजा दी जाएगी। नरेशन, धराम। पल भर में हॉस्टल के सारे दरवाजे कसकर बंद हो गए। प्रिंसिपल जू, अभी भी वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। नरेशन, प्रिंसिपल जू ने मुड़कर ठंडी नजरों से ली चंगन को देखा। ली चंगन, जी ठीक है। नरेशन, तभी प्रिंसिपल जू अचानक मुड़े और बहुत ही दोस्ताना अंदाज में तुमसे बोले। प्रिंसिपल जू, फेंग यिक्स्यू, तुम यही मेरा थोड़ा इंतजार करो। नरेशन, इसके बाद उन्होंने कोने में डर से कांप रहे ली क्युयान पर एक नजर डाली और तुम्हें आंखों से इशारा किया। इसे अच्छे से सबक सिखाओ, लेकिन हद पार मत करना। तुम उनका इशारा समझ गए और तुमने हाँ में सिर हिला दिया। भाग दो। नरेशन, दूसरी तरफ ली क्युयान को भी खतरे का एहसास हो गया था। अपने तायाजी को जाते देख वो घबराकर बाहर भागने लगा, लेकिन तुम्हारी रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। तुम पलक झपकते ही उसके सामने आ गए। फेंग यिक्स्यू, भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। ली क्युयान, तुम क्या करना चाहते हो? यह स्कूल है। नरेशन, ली क्युयान डर के मारे थरथर कांप रहा था। फेंग यिक्स्यू, अच्छा, तो तुम्हें याद है कि यह स्कूल है। नरेशन, तुमने उसे खींचकर रूम के अंदर पटका और हाथ पीछे करके दरवाजा बंद कर दिया। फेंग यिक्स्यू, जब तुम दूसरों को तंग कर रहे थे तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि यह स्कूल है? आज तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। नरेशन, तुम्हारे दाएं घूंसे पर बिजली कड़कने लगी और तरतराहट की आवाज के साथ तुमने उसके कंधे पर एक जोरदार वार किया। धराम। उस ताकतवर वार ने उसे पीछे धकेल दिया और वो हॉस्टल के दरवाजे से जा टकराया। ली क्युयान दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फेंग यिक्स्यू, कितना कमजोर है। नरेशन, तुमने अपना सिर हिलाया और फिर उस इकलौते खड़े रूममेट की तरफ मुड़े जो डर के मारे सुध-बुध खो चुका था। फेंग यिक्स्यू, अभी तुमने क्या देखा? रूममेट, मैंने देखा कि ली क्युयान ने पहले हमला किया था और फेंग यिक्स्यू ने सिर्फ अपना बचाव किया। ली क्युयान खुद ही गलती से टकराकर बेहोश हो गया। फेंग यिक्स्यू, तुम समझदार इंसान हो। नरेशन, तुमने तसल्ली से सिर हिलाया। नरेशन, इसी बीच कॉरिडोर के दूसरे कोने पर प्रिंसिपल जू और ली चंगन खड़े थे। तभी रूम के अंदर से एक तेज आवाज आई। ली चंगन, प्रिंसिपल जू, मैं जरा देख कर आता हूं। नरेशन, ली चंगन परेशान हो गया। वो ली क्युयान को पहले भागने के लिए कहना भूल गया था। तुम्हारी ताकत के आगे उसका भतीजा टिक नहीं सकता था। प्रिंसिपल जू, वही रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहां फालतू की बातें करने के लिए बुलाया है? नरेशन, प्रिंसिपल जू की आवाज भारी हो गई। ली चंगन, पता नहीं प्रिंसिपल साहब को मुझसे क्या काम है। प्रिंसिपल जू, इस साल हमारी एकेडमी ने कुछ एलिमेंटल स्पिरिट्स को शामिल किया है। ली चंगन, दो, एक लाइट स्पिरिट और एक आइस स्पिरिट, दोनों को क्लास में भेजा गया है। प्रिंसिपल जू, पक्का? ली चंगन, हाँ पक्का। प्रिंसिपल जू, तुम क्या पक्का कह रहे हो? एक ऐसा जीनियस जिसने फायर स्पिरिट को जगाया है, उसे तुमने क्लास डी में डाल दिया। तुम इस ग्रेड के डायरेक्टर कैसे बन गए? ली चंगन, यह कैसे मुमकिन है?
नरेशन। ली चंगन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और क्लास डी की लिस्ट चेक की। ली चंगन, शिनरुयू? यह तो वही लड़की है जो फेंग यिक्स्यू की टीम में है। प्रिंसिपल जू, बिल्कुल सही। सिर्फ वही नहीं, उनकी टीम में एक हा एक्सायो भी है। और उसकी पहचान क्या है, यह तुम शायद जानना भी नहीं चाहोगे। ली चंगन, क्या वो राजधानी वाले हा परिवार से है? प्रिंसिपल जू, तुम एक समझदार इंसान हो, कुछ बातें बिना कहे ही समझ जानी चाहिए। ली चंगन, मैं समझ गया, मैं तुरंत उन तीनों को क्लास में ट्रांसफर कर देता हूं। प्रिंसिपल जू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लास डी का क्लास टीचर कौन है, यह तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे स्कूल में उससे बेहतर कोई और टीचर है? नरेशन। यह सुनकर ली चंगन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। प्रिंसिपल जू, जो रिसोर्सेज क्लास को मिलते हैं, क्लास डी को उससे ज्यादा मिलने चाहिए, कम नहीं। समझ गए? ली चंगन, लेकिन एकेडमी के रिसोर्सेज तो फिक्स है। प्रिंसिपल जू, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, मुझे सिर्फ नतीजों से मतलब है। समझे? ली चंगन, जी समझ गया। नरेशन। ली चंगन ने रो उतरा हुआ चेहरा बनाकर हाँ कह दिया। इसका साफ मतलब था कि उसे सारे रिसोर्सेज क्लास डी की तरफ मोड़ने होंगे। प्रिंसिपल जू, बहुत अच्छे, तो अब जल्दी से इस काम को संभालो। ली चंगन, जी बिल्कुल। नरेशन। ली चंगन तुरंत मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। नरेशन। वो सीधे रूम नंबर 121 की तरफ भागा। अंदर जाते ही उसने ली क्युयान को जमीन पर बेदम पड़े देखा। ली चंगन, यह। नरेशन। ली चंगन को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी पीछे से प्रिंसिपल जू के खांसने की आवाज आई। वो तुरंत शांत हो गया और बिना कुछ बोले ली क्युयान को उठाकर वहां से निकल गया। नरेशन। यह देखकर तुमने भी चैन की सांस ली। प्रिंसिपल जू, तुमने हाथ रोकने में काफी समझदारी दिखाई। नरेशन। प्रिंसिपल जू हंसते हुए अंदर आए। प्रिंसिपल जू, मेरे पिताजी ने सही कहा था, तुम सच में थोड़े गुस्से वाले लड़के हो। फेंग यिक्स्यू, पिताजी, आपका सरनेम भी जू है, तो क्या आप जू दादाजी के बेटे हैं? प्रिंसिपल जू, हा, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। नरेशन। प्रिंसिपल जू ने मुस्कुराकर तुम्हारी पीठ छपछपाई। फेंग यिक्स्यू, लेकिन मैंने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा? प्रिंसिपल जू, पिछले कुछ सालों से मैं आर्मी में था। तुम्हारे आने से पहले उन्होंने मुझे सोन करके तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। फेंग यिक्स्यू, जू दादाजी ने हमें पाला है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। प्रिंसिपल जू, चलो अब इन बातों को छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रूममेट। प्रिंसिपल जू, आप लोग बात कीजिए, मैं ली क्युयान को मेडिकल रूम ले जाता हूं। नरेशन। रूममेट बाहर चला गया। फेंग यिक्स्यू, जू अंकल, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल जू, मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने अपनी ब्लड लाइन चैनलिंग को एक्टिवेट किया है। क्या मैं इसे एक बार फिर देख सकता हूं? नरेशन। तुमने अपने दिमाग में एक इच्छा की और पल भर में बिजली की ताकत तुम्हारे दाएं हाथ में जमा होने लगी। प्रिंसिपल जू, यह तो सच में ब्लड लाइन चैनलिंग है, और वो भी बिजली की ताकत। फेंग यिक्स्यू, जू अंकल, आखिर यह ब्लड लाइन चैनलिंग क्या होती है? प्रिंसिपल जू, ब्लड लाइन चैनलिंग का मतलब है कि जिन लोगों के अंदर स्पिरिट ब्लड लाइन बहुत शुद्ध होती है, सिर्फ वही इस जेनेटिक लॉक को खोल सकते हैं। पूरी स्पिरिट अलायंस में इसे ओरिजिन प्लान कहा जाता है। फोंग इशियो, ओरिजिन प्लान? प्रिंसिपल जू, ग्रेट कैटाक्लिज्म के दौर में सभी जीव इवॉल्व हो रहे थे, सिवाय इंसानों के। इंसान इसलिए इवॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि हम बहुत आराम की जिंदगी जी रहे थे। बिना किसी बड़ी चुनौती के यह जेनेटिक लॉक नहीं खुल सकता। फेंग यिक्स्यू, तो आपका मतलब है कि ओरिजिन प्लान का मकसद सही चुनौतियां पैदा करना है, ताकि लोग अपने जेनेटिक लॉक को खोल सकें। प्रिंसिपल जू, बिल्कुल सही, और तुमने अपने दम पर इसे एक्टिवेट कर लिया।
तुमने सबसे खतरनाक और ताकतवर बिजली की शक्ति को जगाया है। नरेशन। तभी अचानक हॉस्टल का मुख्य दरवाजा किसी ने जोरदार लात मारकर तोड़ दिया। नरेशन। धराम। अननोन कैरेक्टर। किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? बाहर निकल।